हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, यदि आप लोग 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार में 5 जनवरी 2025 को पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल डिस्कस करेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे, इंपॉर्टेंट साबित होगा। और ये हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने कहा कि सर ऐसे ही पढ़ाएं, ताकि इसमें क्या है कि आपको पूरा कंपाइल मिलेगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँगे और इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे द्वारा कराया गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। क्लियर? पहला प्रश्न किस तरह से पढ़ेंगे, आप पूरा डल ढंग से सुनेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसमें पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आप सभी लोग जानते हैं क्या है? बारहसिंगा। क्लियर? क्या है? बारहसिंगा। बट ऑप्शन में बारहसिंगा नहीं था, ऑप्शन में दलदली हिरन था। तो दोस्तों, बारहसिंगा को दलदली हिरन भी कहा जाता है। क्लियर है? उनमें ऑप्शन 5 होते हैं, इनमें से कोई नहीं भी था। मोस्टली लड़कों ने क्या किया, इनमें से कोई नहीं मार दिया। उनको तो याद है बारहसिंगा, है ना? लेकिन यदि अभी इंग्लिश का पता होता तो आप इसे आसानी से कर सकते थे। बारहसिंगा को स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में स्वैम्प डियर कहते हैं। तो इंग्लिश का याद रखेंगे, ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है? इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, रुसरबस डेवोसेली। क्लियर? रुसरबस डेवोसेली इसका साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी इसके अलावा और उत्तर प्रदेश के हम लोग राजकीय के बारे में जाने। यहाँ तो पशु पूछ दिया गया, और भी पूछा जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं। प्रथम राजकीय भाषा के रूप में हिंदी है। इसको प्रथम राजकीय भाषा हिंदी की घोषणा जो है अक्टूबर 1947 को की गई थी। इस ईयर को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में क्या हुआ, हिंदी के उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में कंपलसरी कर दिया गया कि हिंदी जो है आपकी प्रथम राजभाषा होगी। वहीं द्वितीय राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, और ये दर्जा कब मिला था? 1989 को दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश ना होकर इसे टेसू भी कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन में कुछ भी होगा, देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कब अपनाया गया? तो 4 जनवरी सन 2011 से पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम राज के वृक्ष की बात करें तो अशोक राज के वृक्ष है। कहीं कहीं इसको सीता अशोक भी आप देखेंगे ऑप्शन में। क्लियर? साइंटिफिक नेम की बात करें तो सराका अशोका इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं राज के मीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज के मीन क्या है? चिताला। याद रखेंगे, चिताला उत्तर प्रदेश का राज के मीन है। साइंटिफिक नेम इसका 2 टाइम्स चिताला चिताला। क्लियर? साइंटिफिक नेम क्या है? चिताला चिताला है। ऑप्शन में एक बार चिताला दिया जाएगा, 2 बार चिताला चिताला दिया जाएगा। तो साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आप चिताला चिताला बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो प्लेटानिस्टा गंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, ये आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं और धनुष और तीर है। मछलियों की संख्या भी पूछी जाती है, तो कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं। क्लियर? आप लोगों देख सकते हैं, हमारे फ्रंट पेज में लगा हुआ है। और ये 2 मछलियां और धनुष तीर को कब स्वीकृति मिली? तो इसको राजकीय चिन्ह के रूप में 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। याद रखेंगे कब किया गया था? 1938 में। ये जो 2 मछलियां हैं राजकीय चिन्ह में, ये कहाँ से ली गई हैं? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है। ये 2 मछलियां रूमी दरवाजा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? रूमी दरवाजा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये रूमी दरवाजा किसको अगर हम डिस्कस करें तो इसको बनवाया कितने था? आसफ उद्दौला द्वारा रूमी दरवाजा को बनवाया गया था। रूमी दरवाजा की ऊंचाई पूछी जा चुकी है, तो इस दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। और ये रूमी दरवाजा है कहाँ? तो ये आपका लखनऊ में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ख्याल नृत्य के रूप उत्तर प्रदेश में पूछा जा। आप जानते हैं कि ख्याल एक डांस है, लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। इसके रूप पूछे थे, तो इसके 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3 रूप। एक आपका ख्याल नृत्य का एक रूप है गरज का, गरज पर ख्याल। दूसरा रूप है जयपुरी ख्याल, और तीसरा रूप है
अभिनय ख्याल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। गरस्पा ख्याल, जयपुरी ख्याल और अभिनय ख्याल। जयपुरी से आप राजस्थान ना समझ लेना, ये उत्तर प्रदेश का ख्याल नृत्य का एक प्रकार है। ये 3 प्रकार याद रखेंगे और ये तीनों ही कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, या यूँ कह सकते हैं ख्याल नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, एक आपका दीवारी ख्याल था, लेकिन दीवारी ख्याल कोई नृत्य का रूप नहीं होता, ये 3 रूप होते हैं। इसका राइट आंसर जो था आयोग ने दीवारी ख्याल लिया है, क्योंकि दीवारी ख्याल जो है वो ख्याल नृत्य का कोई रूप नहीं है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ क्लासिकल डांस की बात करें, अ, फोक डांस की बात करें, उत्तर में जो लोक नृत्य हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करें तो आपका पाई डंडा, राई, दीपावली, शायरा और कार्तिक गीत। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा, राई, दीपावली, शायरा और कार्तिक नृत्य ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। वहीं हम चरकुला की बात करें, चरकुला ब्रजभूमि का एक नृत्य है। चौरसिया की बात करें, चौरसिया में औ की मात्रा है, तो ऐसे आप जौनपुर याद रखेंगे। नटवर्ती नृत्य आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य आपका मिर्जापुर और सोनभद्र का लोक नृत्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य याद रखेंगे। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न पूछा गया था कि रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रजा लाइब्रेरी, ये हम कई बार क्वेश्चन करा चुके थे इससे पहले, तो प्रश्न ये भी आया था। तो रजा लाइब्रेरी की बात करें तो ये आपका रामपुर में है। लाइब्रेरी कहाँ पर है? रजा लाइब्रेरी आपकी रामपुर में है। इसकी स्थापना यार याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है मैचिंग में, कई लाइब्रेरियां आई थी एक किसी दूसरी एग्जाम में, तो याद रखेंगे 1774 ईस्वी में ये रजा लाइब्रेरी बनी थी। इसके अलावा हम अगर रामपुर की चर्चा करें रामपुर को, तो रामपुर याद रखेंगे। देखो अब आजकल क्या है कि जिलों की सीमा भी पूछी जा रही है, तो रामपुर जिले को अगर हम लोग डिस्कस करें तो रामपुर मात्र एक राज्य से सीमा साझा करता है। रामपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? एक राज्य से सीमा साझा करता है, वो है आपका उत्तराखंड। अगर हम रामपुर के जिलों की बात करें तो रामपुर 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 जिले कौन-कौन से हैं? रामपुर की सीमा बरेली से लगती है, बदायूं से लगती है, संभल से लगती है और मुरादाबाद से। रामपुर उत्तरी जिला है, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी रामपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। रामपुर मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, कंफ्यूज ना होना बरेली के अंतर्गत, ठीक है? बरेली मंडल के अंतर्गत नहीं आता, रामपुर मंडल के रामपुर जो है मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। भाई आपको रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आपका रामपुर में। कभी-कभी आप क्या है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को मायावती के समय में इसका भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला नाम था। फिर अखिलेश सरकार आई, उन्होंने इनका नाम बदलकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया। तो याद रखना कि पॉइंट क्या पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट गौर झील देखने को मिलेगी रामपुर में। रठौंडा मंदिर इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि रठौड़ा मंदिर कहाँ पर है? ये आपका रामपुर में। रामपुर में फागुन मेला लगता है। पैच वर्क यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिल सकता है जिस तरह से एग्जाम पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये प्रश्न बन सकता है। भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है रामपुर में किया गया था, और ये कब किया गया था? 13 मई सन 2022 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया जाता है। एज ए स्टेटमेंट के तौर पर ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये पूछा था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सरल था, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से श्वेत क्रांति का संबंध था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक किया जाता है। श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड से नाम से भी जाना जाता है श्वेत क्रांति को। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण हुआ था, कब हुआ था? 1973 को ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूध की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, जबकि नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर? इसके अलावा कुछ और क्रांतियों को चर्चा में करें तो आप हरित क्रांति को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो हरित क्रांति का संबंध किससे ये पूछा जाता है तो HYV सीड्स से। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से है, जिसे हिंदी में कहें उच्च किस्म उपज के बीजों से संबंध है हरित क्रांति का। हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति के लिए जो गेहूँ के बीज थे वो कहाँ से मंगाए गए थे और चावल के बीज कहाँ से मंगाए गए थे? गेहूँ के बीज बीज की बात करें तो गेहूँ के बीज आपके मेक्सिको से मंगाए गए थे, जबकि चावल के बीज फिलीपींस से मंगाए गए थे। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर हम बता रहे हैं, गेहूँ के बीज मंगाए गए थे मेक्सिको से, चावल के बीज मंगाए गए थे फिलीपींस से। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ याद रखेंगे। वैसे तो आप हरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति ये सब जानते होंगे, गोल क्रांति। इम्पोर्टेंट ये क्रांति हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है और मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, कन्फ्यूज हो जाता है। अगर आपसे हम पूछें कि भूरी क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखेंगे भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे, इंपॉर्टेंट है। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास से है, याद रखेंगे। कपास को क्लियर व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। वहीं आप सुनहरा रेशा क्रांति, ये पेट में पूछा जा चुका था, जूट उत्पादन से है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से, जबकि रजत रेशा का संबंध कपास से है। ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हरित सोना किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो आप जानते हैं कि बांस को हरित सोना कहा जाता है। इसलिए ये तो याद करना इजी हो गया कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, बांस उत्पादन से हरित सोना क्रांति का संबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पराबनी परामनी क्रांति का संबंध किससे है, भिंडी उत्पादन से, इंपॉर्टेंट है। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से, इसको याद रखेंगे। भाई हम गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति का कई चीज़ों से संबंध है, जैसे कि हम बात करें झींगा उत्पादन से है, प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है, औषधि उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। वहीं सुनहरी क्रांति संबंधित है आपकी फल उत्पादन से और शहद उत्पादन से, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही दोनों ऑप्शन में दिए जाए तो ए और बी दोनों करके भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था, ये पूछा गया था। इसका आंसर था ऑप्शन में वाराणसी। सिर्फ इतना था, लेकिन ये मल्टी मॉडल टर्मिनल कब बना, कहाँ है, ये हमें पूरा पता होना चाहिए कि इससे भी आगे पूछा जा सकता है। अगर हम मल्टी मॉडल टर्मिनल के उद्घाटन की बात करें तो ये 12 नवंबर सन 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था और अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्लियर। पर्टिकुलर अगर उस जगह का नाम पूछा जाए ये कहाँ पर किया गया था, वाराणसी में तो किया गया था, लेकिन वाराणसी में भी पूछा जाए तो ये रामनगर में किया गया था। और किस नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर इसको उद्घाटन किया गया था। क्लियर है, रामनगर। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल है क्या, अगर इसकी बात करें तो ये एक नदीय बंदरगाह है। क्लियर, मल्टी है क्या यहाँ पर, ये हमने लिख दिया था, तो ये एक नदीय बंदरगाह है, इस बात को याद रखेंगे। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का संचालन कौन करेगा, किसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा, अगर इसकी बात करें तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये रेगुलेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आने वाले समय में ये भी पूछा जा सकता है। इस टर्मिनल की अगर हम क्षमता की बात करें तो 1.26 एमटीपीए इसकी क्षमता है। एमटीपीए का मतलब अगर हम जाने तो मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर या एनएम होता है। क्लियर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, वही हम वाराणसी को देखो, वाराणसी से रिलेटेड प्रश्न था, तो हम लोग आलस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, और ऐसे ही पढ़ेंगे तभी जाकर अदर लड़कों से आगे निकल पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वाराणसी से को चर्चा में लेंगे। क्लियर। देखो वाराणसी से अगर हम देखें तो वाराणसी किन किन जिलों से सीमा साझा करता है, ये याद रखना और इम्पोर्टेंट है। वाराणसी की सीमा उत्तर में, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि वाराणसी के उत्तर में कौन सा जिला सीमा साझा करता है, याद रखेंगे जौनपुर। इस तरफ आपका गाजीपुर है, पूर्व की तरफ चंदौली, दक्षिण में वाराणसी के मिर्जापुर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और पश्चिम में भदोई है। भदोई जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, वर्तमान में नाम इसका संत रविदास नगर मतलब था पहले, अब वर्तमान में भदोई है। क्लियर है। बाकी अगर हम वाराणसी की बात करें, वाराणसी आपका एक मंडल है और वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, ये आपको याद हो चुका होगा। इनमें से आपका वाराणसी है, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, याद हो जाना चाहिए। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। जौनपुर की अगर हम बात करें, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, याद रखेंगे। इसको यहाँ पर 2 मस्जिद हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें से एक आपका झज्जरी मस्जिद और अटाला मस्जिद। चंदौली की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे पहला या पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, चंदौली में। गाजीपुर को अगर हम चर्चा में लें तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कानवालिस की समाधि कहाँ है, गाजीपुर में है, और उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, गाजीपुर में। इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले सेशन में नहीं बताया था, यहाँ पर बता रहे हैं।
क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, लगभग 10 जितने भी आयोग के आए हुए प्रैक्टिस सेट कर लोगे, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, बस धैर्य रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सेशन हुए? याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टोटल सेशन की बात करें तो टोटल 9 सेशन हुए हैं, इस बात को याद रखेंगे। जिनमें से एक सेशन आपका बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, 1905 का, याद रखना। तो 1905 का सेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस अधिवेशन बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसके अलावा हम मिर्जापुर को वाराणसी को चर्चा में लें। वाराणसी के मेले की बात करें तो नक्कटैया मेला, ध्रुपद मेला, रथ यात्रा मेला और ये यहाँ पर कहाँ पर लगते हैं? वाराणसी में लगते हैं। भाई अगर हम ताल की बात करें, औंधी ताल इंपॉर्टेंट है। औंधी ताल कहाँ है? आपका वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? वाराणसी में। घाटों की बात करें, 80 घाट आपकी मूवी भी थी सनी देओल जी की। मणिकर्णिका घाट, राजसी घाट और हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर हैं? ये आपके वाराणसी में है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था मदन मोहन मालवीय कैंसर कहाँ पर है? मदन मोहन मालवीय कैंसर आपका वाराणसी में, याद हो जाना चाहिए, याद रखेंगे। जितने फैक्ट यहाँ बता रहे हैं इतने डाई हार्ट लर्न होने चाहिए एटलीस्ट, फिर धीरे-धीरे करंट के क्वेश्चन बढ़ेंगे वो तब बढ़ाते चले जाएँगे। ज्ञानवापी मस्जिद आपको वाराणसी में मिलेगी, क्लियर? उद्योग की अगर हम वाराणसी की बात करें तो रेशमी कपड़ा उद्योग यहाँ का फेमस है। पीतल बर्तन कलई के उद्योग के लिए जाना जाता है और कालीन उद्योग के लिए वाराणसी जाना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो रेशमी साड़ी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पर है जो आपका मडुआडीह में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जनजातियाँ पूछी जाती है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी जनजाति वाराणसी में या वाराणसी में नहीं लाई करती है, ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे खरवार जनजाति वाराणसी में देखने को मिलती है। चेरू जनजाति भी वाराणसी में देखने को मिलती है। गोंड जनजाति, धुरिया, नायक, ओझा और पथारी, ये सभी जनजातियां वाराणसी में देखने को मिलेंगी, वहां पर निवास करती हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। कब बना था? 1920 में और ये बीएचयू में है। भाई वैदिक विज्ञान केंद्र की बात करें ये भी वाराणसी में और ये भी बीएचयू में बना है। भोजपुरी भवन कहाँ है? वाराणसी में। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में, क्लियर है? इसके अलावा लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ में भी है, याद रखेंगे, ऑप्शन देख लेनी। सरस्वती भवन पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। 1914 में इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना 1914 में हुई और ये है कहाँ पर? ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, याद रखेंगे। किस विश्वविद्यालय में? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका सरस्वती भवन पुस्तकालय है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आया और आप लोगों को याद भी होगा, ये आपका वाराणसी में। अगर हम राज हिंदी संस्थान की बात करें, देखो इसको कंफ्यूज ना करना, यदि आपसे राज हिंदी संस्थान पूछे तो आप बताएंगे वाराणसी में। यदि आपसे वो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा जाए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा जाएगा तो ये आपका लखनऊ में है। भाई अगर आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाए तो आपका आगरा में है। क्लियर है? इस चीज को क्लासिफाइड रखना, माइंड में सेट रखना। भाई अगर हम भारतीय ललित कला परिषद की बात करें, इंपॉर्टेंट है, भारतीय ललित कला परिषद, ये याद रखना कहाँ पर है? वाराणसी में। इसके अलावा वाराणसी के मंदिरों को डिस्कस करें तो सारनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। विश्वनाथ मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर और भारत माता मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में है। वाराणसी के उपनामों को भी जाना जाता है, जैसे कि विश्वनाथ नगरी से कहा जाता है, पंडा नगर कहा जाता है, रारसार कहा जाता है, मुक्ति नगर कहा जाता है, घाट नगरी कहा जाता है और सीढ़ी नगर। इन कई उपनामों से वाराणसी को जाना जाता है। वाराणसी में भी पूछा जा चुका है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आपका वाराणसी में है और इस सेंटर में 17 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था या यहाँ से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ था? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में हुआ था, याद रखेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? ये आपका वाराणसी में होगा और वाराणसी में कहाँ पर होगा? काशी में होगा। क्लियर है? देश का पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय वाराणसी में होगा और पर्टिकुलर वाराणसी ना होकर काशी भी हो सकता है ऑप्शन। एक पॉइंट और याद रखेंगे, काशी जीआई टैग हब बन गया। उत्तर प्रदेश का जीआई टैग का हब क्या बन गया है? काशी बन गया, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, जिसका नाम है आर झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल। पूछा जा सकता है कि आर झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन
नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पर किया गया? तो आप बताएंगे वाराणसी में किया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा 13वीं आपकी मतलब 13th राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका वाराणसी में हुआ था। ये 28 से 30 नवंबर 2024 में हुआ था। अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, तो ये एग्जाम में आ सकता है, क्लियर, क्योंकि ये लास्ट ही तो है, इसके बाद 14वीं जब होगी तब होगी। इसके अलावा याद रखेंगे वैदिक 3D संग्रहालय इंपॉर्टेंट है। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है या स्थापित किया गया है या किया जाएगा? ये आपका वाराणसी में किया जाएगा, और वाराणसी में कहाँ पर? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जन्म याद रखेंगे जो वाराणसी में जिनमें जन्म हुए हैं। जैसे कि हम बात करें, पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म से आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ। कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। गिरिजा देवी की अगर हम बात करें तो गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ। गिरिजा देवी को ठुमरी गायिका भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठुमरी गायिका किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को कहा जाता है। वहीं बनारस से एक अखबार प्रकाशित होता था जिसका नाम है बनारस अखबार। बनारस अखबार हिंदी का प्रथम अखबार है। एक पॉइंट ये याद रखेंगे। तो हिंदी का पहला अखबार कौन सा है? बनारस अखबार है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ये वाराणसी से होता था। और इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ? 1845 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ। और ये बनारस अखबार प्रकाशित या संपादक कौन है? अगर हम इसके संपादक की बात करें तो राजा शिव प्रसाद इसके संपादक हैं। राजा शिव प्रसाद, जिसे हम सितारे हिंदी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, क्लियर, कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि अलीगढ़ से पूछा गया था कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि अलीगढ़ ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, किसके लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़? ये क्या हो गया? सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर पूछा गया था कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, आप जानते हैं कि अलीगढ़ ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ आपका क्या है? देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जबकि मंडल की बात करें तो 18 मंडल है। इन 17 नगर निगम में अलीगढ़ भी आपका एक नगर निगम है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, अलीगढ़ क्या है? अलीगढ़ आपका एक नगर निगम है। मंडल की बात करें तो अलीगढ़ आपका एक मंडल है। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जैसे जिसमें से आपका अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में आपको हरदुआगंज ताप विद्युत गृह मिलेगा। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में, सॉरी अलीगंज नहीं। और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी को की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह पूछा जाए तो आपका हरदुआगंज ही है। क्लियर, इसका पुनरुद्धार कब हुआ? इसके पुनरुद्धार की बात करें तो 1967 में इस हरदुआगंज का पुनरुद्धार किया गया। और किस देश की मदद से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर है? शेखा झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे सफेद रंग की जामा मस्जिद कहाँ पर है? क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए नया होगा, हो सकता है आपको पता हो। सफेद रंग की जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो सफेद रंग की जामा मस्जिद आपकी अलीगढ़ में है, याद रखेंगे, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर मंगलायातन धाम कहाँ पर है? ये पूछा जा सकता है। तो मंगलायातन धाम की बात करें, ये आपका अलीगढ़ में है। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो किसका भाग है? तो बुंदेलखंड आप जानते हैं कि पठारी क्षेत्र है, और ये दक्षिण का इलाका है, तो इसका संबंध दक्षिणी पठार से या है या सदर्न प्लेट्यू से है। क्लियर। इसके अलावा हम डिस्कस एक्स्ट्रा पॉइंट की करें तो बुंदेलखंड में आपको 2 प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? 2 प्रकार की मिलती हैं। बुंदेलखंड में आपको काली मिट्टी भी देखने को मिलती है और आपको लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। काली मिट्टी पुनः बुंदेलखंड में 2 प्रकार की पाई जाती हैं, जिनमें से आपका काबर मिट्टी और मार मिट्टी। अब प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है, पाया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी काली मिट्टी के प्रकार हैं जो बुंदेलखंड में पाई जाती हैं? आपका काबर मिट्टी क्या है? एक काली मिट्टी है। मार मिट्टी क्या है? आपकी काली मिट्टी है। भाई लाल मिट्टी के अगर हम वर्णन करें तो परवा आपकी क्या है? लाल मिट्टी है। रक्कर आपकी लाल मिट्टी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न कब मिला? तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सन 2024 में मिला, अभी पिछले वर्ष हाल ही में मिला है।
इसके अलावा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक ये पहली बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी फेज़ में ये मुख्यमंत्री 18 फरवरी 1970 से बने थे और 1 अक्टूबर 1970 तक रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये 1969 से लेकर 1980 तक 1979 से लेकर 1980 तक 1979 से लेकर 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इनकी जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाती है और 23 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखेंगे। भाई अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कालिंजर मेला कहाँ है, कहाँ लगता है? तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। बांदा को अगर हम चर्चा में लें तो बांदा किस मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखें। तो बांदा आपका चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, बांदा आपका चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों जितने भी मंडल हैं मोस्टली 18 मंडलों के ज़्यादातर के मुख्यालय उनके ही जिले में हैं, उनके ही नाम पर हैं। लेकिन कुछ मंडल ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनसे हटकर हैं। तो जैसे ही अगर हम बात करें चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका बांदा में मुख्यालय, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम चित्रकूट मंडल की बात कर लें तो इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिनमें से आपका बांदा आ जाता है, हमीरपुर आ जाता है, महोबा आ जाता है, चित्रकूट आ जाता है। क्लियर? याद रखेंगे। भाई अगर हम बांदा की बात करें, बांदा में आपको कालिंजर मेला तो मिल लगता ही लगता है। इसके अलावा यहाँ पर कालिंजर दुर्ग भी है। खनिज की बात करें, यहाँ पर हीरा के लिए बांदा फेमस है, गेरू के लिए बांदा फेमस है। तुलसी स्मारक कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, तुलसी स्मारक आपका बांदा में है। इसके अलावा सजल शिल्प पत्थर यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। चना का सर्वाधिक उत्पादन बांदा में है। अरहर उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? बांदा में है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग चमड़े के वस्तुओं की रंगाई के लिए किया जाता है। याद रखेंगे। क्लियर? अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन अब तक कितनी बार हो चुका है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान में योगी सरकार जो चल रही है ये 18वीं विधानसभा है। तो अब तक उत्तर प्रदेश में 18 बार विधानसभा का गठन हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा चर्चा में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में 18वीं विधानसभा चल रही है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये जो 18वीं विधानसभा है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 11 मार्च 2022 को हुआ था। क्लियर है? कब हुआ था? 11 मार्च 2022 को हुआ था 18वीं विधानसभा का गठन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2022 तक इसके चुनाव हुए थे। और चुनाव कितने चरणों में हुए थे? चुनाव 7 चरणों में हुए थे, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 430 है, जिनमें से एससी कैटेगरी के लिए 84 है, वहीं एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? ये तो 18वीं चल रही, बट हमें एटलीस्ट टॉप 3 तो पता होनी चाहिए। प्रथम विधानसभा का गठन की बात करें तो इसका गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। द्वितीय विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। तृतीय विधानसभा का गठन 7 मार्च 1962 को हुआ था। याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री सतीश महाना जी हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जीआई टैग कितने हैं? जब आयोग उसमें ऑप्शन, जब ये तो 5 जनवरी को पेपर हुआ है तो ऑप्शन आयोग ने 75 दिया था। लेकिन अब चूंकि अप्रैल में 11 अप्रैल को 21 जीआई टैग दिए गए थे, तो वहां पर जब हमने पढ़ा घटना चक्र की, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 77 जीआई टैग हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। जीआई टैग के हक के रूप में काशी क्षेत्र डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है। वहीं 11 अप्रैल 2025 को जीआई टैग 21 दिए गए थे। इस बात को भी याद रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये पूछा गया था। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस बात को याद रखेंगे। कितने भागों में बांटा गया कृषि जलवायु क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया। वो 9 भाग कौन कौन से, ये हमें याद होने चाहिए। पहला आपका है भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा है आपका
मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है आपका दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा आपका मध्य मैदान, छठा है आपका बुंदेलखंड मैदान, सातवां है आपका उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां है आपका पूर्वी मैदान और नौवां है आपका विंध्य क्षेत्र। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आपके सोनभद्र और मिर्जापुर का आसपास का एरिया आ जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि इन जो कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, इनमें से सबसे अधिक कृषि उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो किसकी है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की कृषि उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है इन 9 ही क्षेत्रों में। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है आयोग द्वारा। क्लियर है? इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? ये याद रखेंगे, 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखेंगे, 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस बात को याद रखें कि अगर हम लोग कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की बात करें, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो 9 है। भाई आपसे अगर पूछा जाए मृदा समूह क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को कुल कितने मृदा समूह क्षेत्र में बांटा गया, तो 8 है। याद रखेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये वाला सर्वाधिक कृषि उत्पादन क्षमता किसकी है? पश्चिमी क्षेत्र की है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, या उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये तो सरल क्वेश्चन था। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। याद कर लेंगे, ट्रॉपिकल मानसून टाइप के यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। क्लियर है? एक फैक्ट ये पूछा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिफ्लेक्टर किसका अनुपात है? ये प्रश्न पूछा गया था। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर किसका अनुपात है, ये पूछा गया था। तो इसका फार्मूला याद रख लेंगे, जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये किस किस का अनुपात है? नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। हिंदी में कहें नामिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का तो ये रेशियो है। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ शिफ्ट की गई थी? क्लियर? 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट की गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और फैक्ट अगर हम जाने, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब क्या थी? देखो, वर्ष और राजधानी याद रखेंगे। 1836 तक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। क्लियर है? 1836 में हम लोगों की राजधानी आगरा थी, फिर ये आगरा ही रही और 1858 में आगरा से राजधानी चेंज कर दी गई, शिफ्ट कर दी गई और क्या हो गई? प्रयागराज या आपका इलाहाबाद हो गई। फिर इसके बाद 1920 में राजधानी फिर बदल गई और क्या हो गई? लखनऊ की गई। तो 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनी? लखनऊ बनी और ये पार्सली बनी थी, आंशिक रूप से राजधानी बनी थी। फिर 1935 में उसको पूरी तरह राजधानी बना दिया गया और अभी भी अपनी राजधानी लखनऊ। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राधेश्याम खेमला को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला, ये पूछा गया था। क्लियर? तो राधेश्याम खेमला को पद्म विभूषण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। और ये पद्म विभूषण इनको मिला कब था? 2022 में मिला था और इनको मरणोपरांत मिला था। ये भी याद रखेंगे। राधेश्याम खेमला थे कौन? ये एक तो आपके जर्नलिस्ट थे, याद रखेंगे, और ये गीता प्रेस के चेयरमैन रह चुके थे। क्लियर? गीता प्रेस के चेयरमैन रह चुके थे। और गीता प्रेस कहाँ पर है? गीता प्रेस आपकी गोरखपुर में। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? और ये गीता प्रेस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कल्याण नाम की पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर से होता है। और कौन करता है ये? गीता प्रेस करता है। इसके अलावा अब वर्तमान समय में 2025 में पद्म विभूषण तो उत्तर प्रदेश के किसी जन को मिला नहीं है, लेकिन पद्म विभूषण मिले हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं, पद्म विभूषण। तो 2025 का पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश में किनको मिला है? राम बहादुर राय को मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2025 का पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश के एक राम बहादुर राय को मिला है। इनको भी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये पद्म भूषण मिला है। क्लियर है? इसके अलावा 2025 का पद्म भूषण एक लेडी को मिला है जिसका नाम है साध्वी रितंबरा। क्लियर? साध्वी रितंबरा को उत्तर प्रदेश की हैं जिनको पद्म भूषण मिला और इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है। ये इन दो जन को उत्तर प्रदेश में के दो जन हैं जिनको पद्म भूषण मिला। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को क्या कहते हैं? आप तो ये जानते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था।
तो कौन सा किया जाता है? कजरी नृत्य मानसून से आगमन से पहले किया जाता है। उत्तर प्रदेश की ये ब्रज भूमि का एक नृत्य है, याद रखेंगे। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र का नृत्य याद रखेंगे चरकुला, जिसमें 108 दीपक सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, ऐसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर, याद रखेंगे। चौरसिया नृत्य आपका जौनपुर में है। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश। पाई डंडा, सहरा, राई, दीपावली ये आपके बुंदेलखंड के हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा ये प्रश्न एक और पूछा गया था कि ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा घराना है? आपका आगरा घराना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कौन सा घराना? आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आगरा घराने से क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आपका आगरा घराना था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आगरा घराना को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कव्वाल बच्चा घराना आगरा घराना को कहा जाता है, याद रखेंगे। आगरा घराने की उत्पत्ति का श्रेय जो है खुदा बख्श को जाता है। किसको जाता है? खुदा बख्श को मानते हैं। इसके अलावा आगरा घराने से संबंधित कौन-कौन है? ये पूछे जाते हैं। उस्ताद फयाज खां का संबंध आगरा घराना से, याद रखेंगे। शेर खां का संबंध आगरा घराना से। इमदाद खां का संबंध इंपॉर्टेंट है आगरा घराना से। बिलायत हुसैन खां का संबंध आगरा घराना से है और गुलाम अब्बास का संबंध आगरा घराना से, याद रखेंगे। क्योंकि आगरा से रिलेटेड प्रश्न है तो थोड़ा आगरा को घूमते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगरा से निकाल सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आगरा एक आपका मंडल है और आगरा मंडल के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगरा मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कौन-कौन से आते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ये 4 जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। बाकी आगरा में आपको कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाता है, कहाँ पर है ये? आगरा में है। इसका स्थापना की बात करें तो 14 सितंबर 1953 को कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई और आप जानते हैं कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर? 14 सितंबर को सितंबर है सॉरी हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसको आप याद रखेंगे। आपको पता है कि के.एम. मुंशी नाम आपने सुना होगा, के.एम. मुंशी का, सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तो के.एम. मुंशी का में के.एम. का मतलब क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल, इन्हीं का पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल है, के.एम. मुंशी जी का। समझ में आया? हाँ। इसके अलावा आगरा में आपको राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय मिलेगा। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? आगरा में। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की अगर हम बात करें तो ये आपका आगरा में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा में। बटेश्वर मेला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मैचिंग में भी पूछा जाता है। ये आपका कहाँ है? आगरा में। कैलाश मेला इंपॉर्टेंट है, आगरा में। सुलेकुल महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक फेस्टिवल है, महोत्सव है, इस बात को भी याद रखेंगे। गणगौर मेला कहाँ लगता है? गणगौर मेला भी आपका आगरा में लगता है। कीठमताल आगरा, सुसरोवर झील आगरा, इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। इतनी बार पढ़ेंगे और हमने ऐसे ही हमने भी याद किया था। खैर आपको ये लिखना ना हमें पड़े, आपको इसलिए कंपाइल करके दे रहे हैं। एतमाउद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप जानते हैं आगरा का किला, ताजमहल कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? ये आपका आगरा में है। बाकी इंपॉर्टेंट है। राज्य श्रम विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ है? श्रम विकास एवं विपणन लिमिटेड की बात करें आगरा में, ये कंफ्यूज ना करना का कानपुर से। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आए होंगे और इस तरह से पैटर्न आपको अच्छा लगा तो हमने और बनाए, आगे भी इस तरह से मिलेंगे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। मल्टीपल रिवीजन करें और आपको ऐसे ही बार-बार कराते रहेंगे। क्वेश्चन 2 बार आए, 10 बार आए, हर बार डिस्कस करेंगे ताकि वो माइंड में सेट हो जाए। अब जब कोई चीज़ आप 8 से 10 बार पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो क्वेश्चन माइंड उसको पकड़ लेता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।